जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि मानव में परिवहन किस प्रकार से होता है और परिवहन होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या मानव में जो परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड जो होता है, सही है, ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने उसमें जाना था। ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के ही बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, या उसका पीएच वगैरह कैसा होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्लड जो होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राकृतिक ब्लड जो होता है वो होता है प्राकृतिक प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब है ये जो बना होता है वो नेचर के द्वारा ही बना होता है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। कोलाइड उन्हें कहते हैं जिनको किसी भी चीज़ से छानने पर, चाहे वो कपड़ा हुआ या किसी छानने वाला बर्तन हुआ, जैसे छलनी होती है, चाय छानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइड जो होते हैं वे होते हैं जिनको छानने पर उनका कुछ भाग जो होता है वो नीचे बर्तन में आ जाता है, यानी कि छनकर कुछ भाग बाहर आ जाता है, और कुछ भाग जो होता है वो छानने वाले जो मटेरियल होता है हमारा छानने का उसी में रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड जो होता है वो क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। और अब देखते हैं कि ब्लड का पीएच जो होता है वो कितना होता है, पीएच मान। ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है वो दोस्तों 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7.4। इसका ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 है, 7.4। अगर ब्लड का पीएच मान, जैसे कोई भी पीएच मान होता है, किसी भी चीज का पीएच मान हुआ जब वो 7 पर होता है, ठीक है, 7 से जब कम होता है पीएच, 3, ठीक है, जब पीएच मान 7 से कम होता है तो ये क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है। जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो कैसा होता है? बेस होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ब्लड का मान यहाँ पे कितना था? 7.4, तो ये कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, ब्लड का मान ब्लड जो होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान कितना था? 7.4 था। ठीक है, अब ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को के जितने भी सेल्स होते हैं या अंग होते हैं उन्हें सभी को एक दूसरे से जोड़ने का वर्क करता है। वो क्या टिश्यू कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उस प्रकार के टिश्यू को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होती हैं या जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ने का वर्क करता है, वो टिश्यू क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, उसमें ब्लड जो होता है वो प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड जो है वो जाता है। ठीक है, तो जब प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड जा रहा है तो वो एक दूसरे से जोड़ने का ही काम कर रहा है, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें हमारी कोशिकाएं जो होती हैं उन तक लेकर जाता है। जो हम फूड मटेरियल खाते हैं उनसे जो चीज़ें मिलती हैं, आवश्यक चीज़ें मिलती हैं, आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, वो हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाने का वर्क करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? पूरी बॉडी के जितने भी अंग होते हैं सभी को एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? ब्लड को एक संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, मेल में ब्लड जो होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ब्लड जो होता है वो
5.5 लीटर से 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक होता है। ठीक है। अब ब्लड जो मेल में होता है, मेल में ब्लड जो होता है वो लगभग 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में ब्लड जो होता है वो लगभग 4.5 लीटर होता है। ठीक है। फीमेल में ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा कम होता है, और मेल में जो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन होता किस में है, किस स्टेज में, किस अंगों के द्वारा, कौन से अंगों के द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उनके बारे में जानते हैं। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, ब्लड का निर्माण जो होता है, ठीक है, ब्लड का निर्माण होता है जब भ्रूण में लीवर का निर्माण नहीं होता, लीवर नहीं बनता, तब क्या होता है, तब मध्य स्तर जो होता है, भ्रूण का निर्माण जो होता है उसमें मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर का मतलब जैसे ये भ्रूण का निर्माण है, ठीक है, भ्रूण है ये, तो भ्रूण में 3 स्तर होंगे, इस प्रकार से। तो ये मध्य स्तर जो होता है, यानी कि मध्य स्तर जो होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, मध्य स्तर ब्लड का फॉर्मेशन करता है, मध्य स्तर किसका फॉर्मेशन करता है, ब्लड का निर्माण करता है। ठीक है, ब्लड का निर्माण करता है, उसके बाद जब लीवर बन जाता है भ्रूण में जब लीवर बन जाता है, लीवर का निर्माण हो जाता है, तब ये लीवर ब्लड का निर्माण करता है। तब क्या करता है, ब्लड का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, ब्लड का निर्माण लीवर करता है, लीवर करता है। ठीक है, ठीक। अब जब लीवर बन जाता है तो ब्लड का निर्माण लीवर करने लगता है, लेकिन होता क्या है, जब उस चाइल्ड के अंदर जिसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, या चाइल्ड मतलब बर्थ लेने के बाद जब चाइल्ड जन्म लेकर बॉडी से बाहर आ जाता है, तो क्या होता है उसमें मतलब जो हड्डियां होती हैं वो पहले से ही बन चुकी होती हैं। ठीक है, जब चाइल्ड मदर बॉडी के अंदर होता है तभी उसमें हड्डियां बन चुकी होती हैं, बट उस समय पर वो हड्डियां कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, थोड़ी लचीली होती हैं। जब चाइल्ड बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसमें हड्डियां पहले बन चुकी होती हैं। तो हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों में बोन मैरो होता है, हड्डियों में बोन मैरो होता है। बोन मैरो कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अस्थि मज्जा, जैसे मोस्टली लोग चिकन खाते हैं, ठीक है, तो चिकन खाते हैं तो चिकन का जो हड्डी होती है, उसकी बोन जो होती है, उसको जब आप दांतों से चबाएंगे तो जब वो टूटेगी तो उसमें देखना कि बीच का भाग जो होगा कुछ खाली होगा, हड्डी में अंदर की ओर जो कुछ भाग होगा वो खाली होगा, उसमें जाल टाइप का बना होगा। जैसे ये कोई टूटी हुई हड्डी है, यानी कि किसी चिकन की हड्डी है, तो बीच में जो स्पेस होगा आप इस तरह से देखेंगे तो उसमें कुछ जाल जैसा इस तरह से अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जाल जो होता है बोन मैरो यही कहलाता है, ये जाल जो होता है क्या कहलाता है, बोन मैरो कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। यही क्या करता है, अस्थि मज्जा आरबीसी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन करने का, आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है बोन मैरो। ठीक है, जब
मदर बॉडी के अंदर चाइल्ड होता है और उसमें लीवर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? मध्यस्तर करता है। ठीक है। उसके बाद में जब भ्रूण में या एम्ब्रियो में क्या कहते हैं लीवर बन जाता है, तो लीवर क्या करता है? ब्लड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जब भ्रूण में या जो चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसमें जब हड्डियां बन जाती हैं और वो चाइल्ड का बॉडी से बाहर आ जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है? उसमें जो बोन मैरो होता है, हड्डियों के अंदर जो लाल कलर का एक पदार्थ भरा होता है जिसमें जाल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है या जाल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या करता है, यानी कि वो बोन मैरो क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है, जिसकी वजह से जब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तो जिस मानव शरीर में या जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होगा? ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। जो हायर एनिमल होते हैं उनमें बोन मैरो के द्वारा क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। तो बोन मैरो अच्छी तरह समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं कि बोन मैरो को फॉर्मेशन तो चलो किसके द्वारा हुआ? बोन मैरो के द्वारा हुआ, लीवर के द्वारा हुआ और मध्य स्तर के द्वारा हो गया। ठीक है। अब बोन मैरो ने निर्माण किया ब्लड का, यानी कि आरबीसी का निर्माण किया। तो आरबीसी जो होती है वो स्टोर होती कहाँ पे है? इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि आरबीसी जो होती हैं वो स्टोर कहाँ पे होती है मानव शरीर में। तो आरबीसी जो होती हैं वो प्लीहा में स्टोर होती हैं। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली कहते हैं। तिल्ली का नाम सुना होगा, अधिकतर गाँव में लोग प्लीहा या स्प्लीन का नाम नहीं लेते हैं, तिल्ली के बारे में सभी लोग जानते हैं। कहते हैं कि तिल्ली जो है वो बढ़ गई है तो उसे कहीं कटवा के आते हैं तो उससे आराम मिलता है वगैरह, सूजन होती है, पेट में दर्द होने लगता है, काफ़ी सारी समस्याएं आने लगती हैं, लोगों को टाइट हो जाता है पेट बहुत ज़्यादा, तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लोग जाते हैं, मतलब जो तंत्र के द्वारा काटते हैं वगैरह, वहाँ भी जाते हैं, उन चीज़ों का इलाज कराते हैं। ठीक है। तो उससे आराम भी मिलता है लोगों को। तो क्या होता है, तिल्ली जो होती है इसे स्प्लीन कहते हैं और स्प्लीन में क्या होता है? ब्लड का स्टोरेज होता है। ब्लड स्टोर किसमें होता है? ब्लड स्टोर होता है किसमें? स्प्लीन में या तिल्ली में। स्प्लीन में स्टोर होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ब्लड स्प्लीन में स्टोर हो गया, सही है। लेकिन ऐसा है कि ब्लड जब बना है, आरबीसी उसमें बनी है, तो आरबीसी का कुछ टाइम भी होगा जिस समय के बाद वो मर जाएंगी। तो आरबीसी का जो समय होता है वो 120 दिन का होता है। वो 120 दिन तक जिंदी रहती हैं, उसके बाद में क्या हो जाता है? वो मर जाती हैं। तो मरने के बाद वो आरबीसी जाती कहाँ है, कहाँ जाके स्टोर होती हैं या, ठीक है। तो आरबीसी जो होती हैं वो स्प्लीन में ही जाकर स्टोर होती हैं। किसमें स्टोर होती हैं? आरबीसी को वो स्प्लीन को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों कहते हैं स्प्लीन को। ठीक है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाती हैं? स्प्लीन में जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है। अब कब्रिस्तान में क्या होता है? जितने भी मुर्दे होते हैं उनको गाड़ा जाता है। तो आरबीसी जो मर जाती है तो क्या बन जाती है? मुर्दा बन जाती है। तो उसको क्या होता है? स्प्लीन में जाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी कि स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो ब्लड जो होता है उसमें कुछ फैटी चीज़ों के इकट्ठे हो जाने के कारण, ठीक है, जो हम तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तेल जो होता है, ठीक है, नॉर्मली रिफाइंड हो गया या सरसों का तेल हो गया या फिर और भी चीज़ें होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल होता है। इन चीज़ों के खाने से क्या होता है? ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ज़्यादा इकट्ठा कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है उस टाइम। ठीक, कोलेस्ट्रॉल से क्या हो जाता है? व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मली इसका जो रेट होता है कोलेस्ट्रॉल का, अगर हमारी बॉडी में ये 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक होगा, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक होगा, तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहेगी। जब इसकी मतलब क्वांटिटी जो है व्यक्ति में ज़्यादा हो जाएगी
तो क्या होगा, ये ब्लड के साथ हार्ट में जाएगा और हार्ट में जाने के बाद ये क्या करेगा, हार्ट की बॉल को, यानी कि जब हार्ट जो पंप करता है उसको धड़कना रोक देगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड पंप होगा नहीं और हमें हार्ट अटैक के द्वारा मौत हो जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका हार्ट जब रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उसी को हार्ट अटैक कहते हैं और उसी की वजह से क्या होती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ब्लड में? इसकी क्वांटिटी जो है वो ब्लड में होनी चाहिए 200 दोस्तों जो अभी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका लेवल कितना होना चाहिए बॉडी में, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 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 जो होता है इसका लेवल कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इससे अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, जब हार्ट काम करना अपना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड जो होता है वो पंप नहीं हो पाता है, उस वजह से क्या हो जाता है, फिर व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है, उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में ही पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी जो है वो रेड कलर की दिखाई देती है। यानी कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है, यानी कि रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ब्लड किस कारण कैसे दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, यानी कि लाल कलर का दिखाई देता है। जब हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में पाया जाता है और आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों चीजें क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, हीमोग्लोबिन बनाती हैं। ठीक है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ब्लड हमारा कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन की क्रिया करती है जब हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है और ब्लड हमारा कैसा हो जाता है, ब्लड जो होता है वो कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। ठीक है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद जानते हैं कि जो दोस्तों ब्लड होता है उसकी मात्रा जो होती है वो मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो मेल में और फीमेल में मात्रा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो होती है वो मेल में होती है। ठीक है, किस में होती है, मेल में होती है और 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो होती है वो किस में होती है, वो फीमेल में होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड मानव शरीर में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, जो हृदय के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है तो उसके लिए आप कहते क्या है, उसे कहते हैं सर्कुलेशन या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो ब्लड जो होता है, जब ब्लड मानव शरीर में पंप होता है, हृदय पंप होता है हृदय के द्वारा, तो इस क्रिया को, ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, परिसंचरण या सर्कुलेशन कहते हैं, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन
कहते हैं, इस सिस्टम को या इस तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? जब मानव के शरीर में ब्लड जो होता है वो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और वो पंप किया हुआ ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के सभी पार्ट तक जाता है और जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको लेकर बॉडी से बाहर आता है। यानी कि बॉडी के अन्य जो अंग होते हैं उनसे लेकर कहाँ आता है? फेफड़ों में लेकर आता है। ठीक है, और हृदय में लेकर आता है। जो क्या कहते हैं, अशुद्ध ब्लड होता है उसको वो बॉडी के अन्य ऑर्गन से लेकर, यानी कि ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो ब्लड हमारा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, उस ब्लड को लेकर किस में आता है? हृदय में लेकर आता है। और जो गैसें होती हैं उनको लेकर कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में छोड़ देता है गैसों को। अदर जो गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं उनको कहाँ छोड़ देता है? फेफड़ों में छोड़ देता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जब ब्लड हमारा शरीर में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ब्लड सर्कुलेशन कहलाती है, या इसे परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था ये किसने खोजा था, इसको किसने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दिया था विलियम हार्वे ने। किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने क्या दिया? सर्कुलेटरी सिस्टम दिया। यह सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ब्लड के कार्य जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये ब्लड का कार्य जो होता है एक तो तापमान को नियंत्रण करने का होता है। ठीक है, बॉडी का जो तापमान होता है, तापमान को ताप को नियंत्रित रखता है। जब ताप हमारा बॉडी से मतलब ताप जब हमारा बढ़ जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? जब व्यक्ति का ताप ज़्यादा बढ़ जाता है सामान्य ताप से तो क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है? ब्लड नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पोषक पदार्थ जो होते हैं वो किसके द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाए जाते हैं? पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, तीसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन का मतलब रक्त में मिलकर ये सारे पदार्थ जो होते हैं जो भी हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये इनसे जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो रक्त में घुलकर और बॉडी की सभी कोशिकाएं जो होती हैं, शरीर कोशिकाएं होती हैं, वहां तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पोषक पदार्थों का परिवहन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, जो उत्सर्जी पदार्थ है जैसे किडनी होती है, किडनी क्या करती है? किडनी अनइम्पोर्टेंट पदार्थ जो होते हैं, यानी कि जो ब्लड से अनावश्यक चीज़ें होती हैं, यूरिन है, उन सभी को क्या करती है? अलग करने का वर्क करती है। यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कौन होता है? किडनी करती है। ठीक है, किडनी किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। अब यूरिन जो होती है वो बॉडी से बाहर आती किसके द्वारा है? ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद जो एक्सक्रीटरी पोर होता है उसके द्वारा बाहर आती है। ठीक है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन हुआ तो ये यूरिन जो होती है वो किस में? किडनी में आती कैसे है?
तो ये सब ब्लड के माध्यम से ब्लड में मिक्स होकर यहाँ तक आती है, किडनी में आ जाती है। किडनी के बाद में फिर कहाँ चली जाती है, किडनी से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर कर दी जाती है। ठीक है, तो सभी अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं वो किसके द्वारा बॉडी में ट्रैवल करते हैं, हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो ब्लड के द्वारा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये उत्सर्जी पदार्थ अनावश्यक पदार्थ पहुँच जाते हैं, जिस अंगों में इनको खींच होते हैं, किडनी के पास आते हैं अनावश्यक पदार्थ, तो किडनी उन पदार्थों को क्या करती है, अपने अंदर खींच लेती है, इकट्ठा कर लेती है अपने अंदर। उसके बाद क्या होता है, वो पदार्थ बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि पोषक पदार्थों का परिवहन हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, ताप नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया अच्छी तरह से। उसके बाद किडनी जो होती है, ठीक है, किडनी जो होती है वो मुख्य हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है। ठीक है, किडनी में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उन्हें उत्सर्जन की इकाई कहा जाता है। किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी तरह से जो आज का टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और सभी दोस्तों को वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें जिससे वो भी इन सभी वीडियो का लाभ ले सकें। इसी तरह से चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और जो वीडियो है आपकी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।